हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा फंजाई। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि हम ए मैस्टिगोमाइकोटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जाइगोमाइकोटिना के अंदर जो भी आपके जेनेरा थे और जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जाइगोमाइसिटीज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। ओके, नाउ मैस्टिगोमाइकोटा के अंदर सेकंड जो आपका सब डिवीज़न है वो है एस्कोमाइकोटिना। ओके, सो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग द जेनेरा आपको एक थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि एस्कोमाइसिटीज़ फंगस क्या होते हैं। तो हायर फंजाई के अंदर एक लार्ज ग्रुप है फंजाई का, और इनका जो अभी तक आपने फंजाई पढ़ी है उससे इनका स्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस्ड होता है और बहुत ही थोड़ी हायर फंजाई है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होएगा। ओके, इसके अंदर मेनली जो फंजाई हैं वो लैंड फॉर्म्स होती हैं और वो अलग अलग हैबिटेट्स में आपको मिलती हैं। थैलस वेल डेवलप्ड होता है, फिलामेंटस माइसीलियम और रेगुलरली सेप्टेट माइसीलियम होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, माइसीलियम ए सेप्टेट होता है, तो इसके अंदर माइसीलियम सेप्टेट होता है। हावेवर ये जो सेप्टा है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि दोनों जो सेप्टा हैं उनके बीच के अंदर एक सेंट्रल पोर पाया जाता है। तो पोर सेप्टेट है, आप लिखेंगे माइसीलियम सेप्टेट, बट अ सेंट्रल पोर इज प्रेजेंट इन द सेप्टम। ओके, द सेल्स और सेगमेंट्स में ईच कंटेन वन और मोर देन वन न्यूक्लियाई। तो जो सेल्स हैं इसकी माइसीलियम की, उनके अंदर या तो एक न्यूक्लियस हो सकता है या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है। जैसे कि आपको पता है ए मैस्टिगोमाइकोटा के मेंबर्स हैं, तो इसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस है ऑफ मोटाइल सेल्स इन द टोटल होल लाइफ साइकिल ऑफ द फंजाई. Even the reproductive cells are non-motile. Okay. Another feature of importance in higher fungi is the origin of dikaryophase due to delayed karyogamy. डाइकैरियोफेज मैंने आपको क्लास में भी बताया। देखिए, एक तो होती है एन स्टेज, एन इज हैप्लॉइड जैसा आपको सबको पता है, और एक 2n इज डिप्लॉइड, वो भी आपको सबको पता है। नाउ फंजाई के अंदर और स्पेशली एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर ये फीचर है कि n+n स्टेज इज डाइकैरियन, दैट इज़ जो डिलेड कैरियोगैमी जैसे मैंने बात की, मतलब वैसे तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का फ्यूज़न हो जाता है मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का, और जाइगोट बन जाता है, 2n बन जाता है। बट इन दीज केसेस जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो काफ़ी टाइम तक एक साथ रहते हैं, उनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी एक साइड डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स ये फेज़ कहलाता है डाइकैरियोफेज। मीन्स आफ्टर मतलब बिफोर फर्टिलाइज टू न्यूक्लियस मेल एंड फीमेल दे स्टे टुगेदर, दे लिव टुगेदर विदाउट फ्यूज़न। ओके, दैट मीन्स अब एक यदि कोई न्यू सेल है उसके अंदर n+n दो तरह के न्यूक्लियस हैं, ये कहलाता है आपका डाइकैरियोफेज। ओके, और उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ स्पोर्स ऑफ द सेक्सुअल स्टेज, अब ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं, मियोस्पोर्स। अब सेक्सुअल स्टेज के बाद या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, आफ्टर मियोसिस, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, मियोस्पोर्स कहलाते हैं। तो हायर क्लासेस के अंदर ये दो, यदि जो एस्कोमाइसिटीज़ फंगस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बनेंगे एस्कोस्पोर्स, और जब आप बेसिडियोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे बेसिडियोस्पोर्स। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, हम हायर फंजाई को जो इनको हम दो क्लासेस के अंदर बांटते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। अब एक बिफोर स्टार्टिंग द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज़, इन दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बता दूं, हो सकता है बाद में रह जाइए। तो यदि हम एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें तो स्पोर्स ऑफ द सेक्सुअल स्टेज, दैट इज जो मियोस्पोर्स हैं विच आर नोन एज द एक्सोस्पोर्स, दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। ओके, दैट मीन्स जो एस्कोस्पोर्स हैं जो कि मियोसिस मतलब जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो मियोस्पोर्स बनते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, वो एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, और उनका जो ओरिजिन है वो एंडोजीनस होता है। दैट मीन्स वो एंडो, आपको पता ही है व्हाट इज एंडोजीनस, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस साई।
ओके। अब एसआई है, देखिए एस्कोमाइसिटीज़ है, उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस्कोकार्प के अंदर होता है एस्कस या उसका प्लूरल है एसआई। ओके, तो ये जो एसआई हैं इसके अंदर बनते हैं ये एस्कोस्पोर्स, और ये पूरा का पूरा एस्को ये क्या है, इसीलिए हम इनको कहते हैं सैक फंजाई। ओके, तो दे आर, जो ये एस्कोस्पोर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एसआई। ये जो कि जो एसआई हैं दे वेरी इन शेप, मतलब वो ग्लोबोस भी हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं, और डिफरेंट, जब आप अलग अलग जेनेरा पढ़ेंगे तो आप अलग अलग तरह की एसआई के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो जो एस्कोस्पोर्स हैं जो एसआई के अंदर बनते हैं जनरली वो 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, जैसा कि अब हम जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आप यू विल कम टू नो। तो हर एक एसआई के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, जिनमें से 4 तो मेल ओरिजिन के होते हैं और 4 फीमेल ओरिजिन के होते हैं। ओके, नाउ चलिए अब हम बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, तो द कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स ऑफ सेक्सुअल स्टेज, दैट इज़ द जो म्यूओस्पोर्स हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर कहलाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ओके, दे आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन, दैट मीन्स दे आर बोर्न एक्सटर्नली ऑन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसिडियम। क्लियर है आपको। अब एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन, दे आर फॉर्म्ड इन विद इन अ सैक। नाउ इन बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, दे आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन, और ये किससे बनते हैं, एक बेसिडियम से ये बाहर निकलते हैं। जो बेसिडियम है उसकी भी शेप और वो अलग अलग होती है। और जो बेसिडियोमाइसिटीज़ का है, द डाइकैरियोफेज इन बेसिडियोमाइसिटीज़ इज इंडिपेंडेंट एंड द मेन फूड एब्जॉर्बिंग फेज इन द लाइफ साइकिल। तो जो डाइकैरियोफेज है बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर, वो उसका मेन पोर्शन होता है लाइफ का, उसका वेजिटेटिव साइकिल का। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको पता ही है कि ये एस्कोमाइसिटीज़ दे आर कॉल्ड सैक फंजाई बिकॉज द सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द सैक लाइक बॉडी कॉल्ड एस्कस। तो कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए। एस्कोमाइसिटीज़ है तो उसमें एस्कोस्पोर्स बनेंगे। एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। एस्कस इज सिंगुलर, एसआई इज प्लूरल। फिर एस्कस या एसआई कहाँ बनती हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं, जो अलग अलग तरह की होती हैं उसमें ये बनती हैं। ओके, माइसीलियम इज वेल डेवलप्ड, प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। द एस्कोस्पोर्स आर एनवलप्ड इन अ शीथ और sterile hyphae, and ascocarp are either cup or saucer shaped, flask shaped and indehiscent. ये will study later on जो भी with diagrams. Asexual reproduction takes place exogenously produced, the spores are called conidia. There is complete absence of motile spores जो कि हम already पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद जो कुछ और करेक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो ओके, नाउ वी हैव डिस्कस दैट द एस्कोस्पोर्स का जो ओरिजिन है वो एंडोजीनस होता है। 8 एस्कोस्पोर डाइकैरियोफेज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली यदि हम फ्रूटिंग बॉडीज़ की बात करें तो ये क्लिस्ट्रोथीशियम टाइप की हो सकती है, पेरीथीशियम टाइप की हो सकती है, या फिर एपोथीशियम टाइप की हो सकती है। ठीक है, चलिए इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस काइंड्स ऑफ एस्कोकार्प क्या होते हैं। तो एस्कोकार्प क्या है, आपका फ्रूटिंग बॉडीज़ है। तो एक बिफोर गोइंग इन द डिटेल्स, ये एक मॉडल ऑफ लाइफ साइकिल है, किस तरह से ये होता है। तो ये माइसीलियम है, आप देख सकते हैं सेंटर में। उससे जो इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं एस्कोगोनियम, बिकॉज इट इज़ एस्कोमाइसिटीज़ है तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम होएगा एस्कोगोनियम। फिर ये पास में एंथ्रीडियम है, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस तरह से होता है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। और फिर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एस्कोकार्प बन जाता है। ये देख रहे हैं ना फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प के अंदर ये एसआई होते हैं और एसआई के अंदर ये एस्कोस्पोर्स होते हैं। ओके, तो पूरा का पूरा जो एस्कोकार्प है ये है इसकी फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडी जैसे मैंने पहले बताया, या उसकी शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लिस्ट्रोथीशियम हो सकते हैं, पेरीथीशियम हो सकते हैं, या एपोथीशियम हो सकते हैं। उसके बाद इन एस्कोकार्प या एसआई से एस्कोस्पोर्स निकल जाते हैं। अब एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं,
हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ये बिकॉज ये मियोस्पोज होते हैं और ये मियोसिस के बाद बनते हैं। तो ये एस्कोस्पोज बने, एस्कोस्पोज से वापस माइसीलियम बन जाता है। इसी तरह से यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बार बार ये कोनिडियोफोर, जैसे आप बाकी फंजाई के अंदर होता है, कोनिडिया बनते हैं फिर माइसीलियम बनते हैं, कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं फिर माइसीलियम बनते हैं। तो ओवरऑल एक ये पिक्चर है कि किस तरह से इसका लाइफ साइकिल होता है। अब एस्कोस्पोज कैसे होते हैं? एस्कोस्पोज जो है वो से एसाई से निकलते हैं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बाद बनते हैं और इस एस्कोगोनियम और ये देखिए, अब मैं आपको पहले ये पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर हम देखते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले की पिक्चर में आपको बताया था कि एस्कोगोनियम है और एंथ्रीडियम है। तो द मेल न्यूक्लियस पास फ्रॉम एंथ्रीडियम टू एस्कोगोनियम through a pore developed at the point of contact or through a trichogyne structure to receive the male nucleus in एस्कोगोनियम but no fertilization tube is formed। ओके, तो जैसा आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये एस्कोगोनियम है, फिर एंथ्रीडियम है और एक ट्राइकोगाइन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये व्हाट इज़ ट्राइकोगाइन। तो ट्राइकोगाइन क्या है? एक स्ट्रक्चर है टू रिसीव द मेल न्यूक्लियस। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं, आप इसको एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज मान सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो एंथ्रीडियम से कहाँ चला जाता है? इसके द्वारा एस्कोगोनियम के अंदर चला जाता है और पर फर्टिलाइजेशन नहीं है, मतलब देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन ट्यूब इज़ फॉर्म। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथ्रीडियम के न्यूक्लियस को हमने प्लेन गोल से किया, इसको हमने डार्क डॉट से इसको डिनोट किया गया है, स्टॉक सेल्स हैं। नाउ सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इनमें पेयरिंग हो गई है। ओके, एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस तो खाली हो गया और सारे न्यूक्लियस इनकी पेयरिंग किस तरह से हो गई है? मतलब एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल, एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? अब डाइकैरियोफेज। ओके, तो ये एक चीज़ है जिसको मैं आपको बेसिकली विल डिस्कस इस लेटर ऑन, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलिए अब यदि हम यहाँ पर आई गई है बात, तो पहले मैं आपको क्रोजियर, एक मेन इसका क्रोजियर फॉर्मेशन, एक इसका मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है कि क्रोजियर क्या होता है। कई बार ये भी आपके शॉर्ट नोट के अंदर आ जाता है कि क्रोजियर फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये एक सिंपल डायग्राम से मैंने क्रोजियर फॉर्मेशन आपको दिखाया है। जब ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके, मेल और फीमेल न्यूक्लियस कहाँ आ गए? सारे एस्कोगोनियम के अंदर आ गए। अब दैट मीन्स अब जो सेल्स हैं वो क्या हैं? डाइकैरियोटिक सेल्स हैं। अब जो माइसीलियम है, ये जो एस्कोगोनियम से जो ये, अब चलिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ। अब पहला तो होता है सिंपल माइसीलियम। ओके, अब एस्कोगोनियम से जो माइसीलियम या जो हाइफे निकलते हैं वो कहलाते हैं एस्कोजीनस हाइफे। गॉट इट? एस्कोजीनस हाइफे क्या होते हैं? जो कि ये ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियस के बाद डाइकैरियोफेज जो होता है वो हाइफे होते हैं, वो कहलाते हैं एस्कोजीनस हाइफे। तो एस्कोजीनस हाइफे कब बनेंगे? जब ये न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो जाता है एंथ्रीडियम से एस्कोगोनियम के अंदर और डाइकैरियोटिक फेज स्टार्ट होता है। आ गया समझ में? तो मतलब पहले एस्कोगोनियम है, एंथ्रीडियम है, फिर ये डाइकैरियोटिक फेज स्टार्ट हो गया और उससे जो हाइफे निकलेंगे आप इस डाइकैरियोटिक एस्कोगोनियम से, वो कहलाते हैं एस्कोजीनस हाइफे। अब ये सपोज़ हमारा आप पॉइंट देखिए, ये सपोज़ आपका एक एस्कोजीनस हाइफे है जिसकी सारी सेल्स आप देख सकते हैं कैसी हैं? डाइकैरियोटिक है। मीन्स एक मेल न्यूक्लियस है, इसमें एक फीमेल न्यूक्लियस है, एक मेल न्यूक्लियस है, एक फीमेल न्यूक्लियस है। अब क्रोजियर फॉर्मेशन क्या होता है और किस तरह से जो है डिप्लॉइड सेल किस तरह से बनती है, ये हमको इसके अंदर देखना है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या होता है देखिए। अब जो सबसे एपिकल सेल है एस्कोजीनस हाइफे की, वहाँ पर आप देख सकते हैं वो इलोंगेट हो जाती है, जैसा कि आप बी पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। अब इलोंगेट होकर इसके जो दोनों न्यूक्लियस हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर सिंक्रोनस, मतलब एक ही टाइम पर क्या होता है इसके अंदर? माइटोटिक, नॉट मियोसिस। मियोसिस कब होगा? फ्यूज़न के बाद। तो इसके अंदर क्या होता है? दोनों में माइटोटिक डिवीज़न होता है। ओके, अब आपने देख लिया ये माइटोटिक डिवीज़न है, तो ये 4 न्यूक्लियस बन गए। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि जो ये सेल है पेनल्टीमेट सेल, मतलब फर्स्ट से बाद की, तो ये पेनल्टीमेट सेल एक मेल न्यूक्लियस तो नीचे रह जाता है जो कि स्टॉक सेल बनाता है। एक जो फीमेल न्यूक्लियस है या
ब्लैक किससे किया था, ओके ब्लैक इज फीमेल। तो ये जो फीमेल न्यूक्लियस है वो नीचे रह गया, स्टॉक सेल है, एक न्यूक्लियस एपिकल सेल में रह गया। तो दो न्यूक्लियस किसके अंदर रहे, आपके पैन अल्टीमेट सेल के अंदर, मतलब जो आपकी फर्स्ट से सेकंड थी। नीचे वाले सेल्स को आप भूल जाइए, वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिकल सेल। तो ये एस्कोजिनस हाइफे, इट इज़ क्लियर नाउ। एस्कोजिनस हाइफे की जो एपिकल सेल है वे इलोंगेट होती है, उसके अंदर जो दो न्यूक्लियस हैं उनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न के बाद जो एपिकल सेल है, जैसे आप देख रहे हैं ना, क्रोजियर मतलब हुक बन जाता है, हुक बन गया। हुक के अंदर एक न्यूक्लियस हुक के अंदर आ जाता है, एक न्यूक्लियस नीचे चला जाता है, और पैन अल्टीमेट सेल के अंदर दो न्यूक्लियस रह जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ओके, ये देखिए ये भी बहुत क्लियर है आपका। अब क्या होता है, ये देखिए आपको पिक्चर से अंदर ये सारा क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, तो अब इसके अंदर सपोज क्या हुआ, सबसे पहले end of the two nuclei in the hook or crozier undergo conjugate divisions to form the 4 daughter nuclei। ये बन गई आपकी 4 daughter nuclei। यूनिन्यूक्लिएट टर्मिनल हुक सेल। अब बाकी के जो सेल्स, जो न्यूक्लियस हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, सेप्टा से कट ऑफ हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 न्यूक्लियस बन गए, 2 रेड और 2 ग्रीन, ये पिक्चर क्या क्लियर है आपको। अब ये सेप्टा से ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इनके अंदर एक सेप्टा ये इधर बन गया, तो ये एक सेल अलग आ गई और एक सेल अलग आ गई। अब फ्यूज़न कहाँ पर होएगा, जो आपकी पैन अल्टीमेट सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ये 2n बन गई। ओके, अब ये 2n बनने के बाद ये कहलाती है आपकी एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल बनने के बाद इसके अंदर अब होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद 4 न्यूक्लियस बनते हैं। देखिए 2 मेल के हो गए, 2 फीमेल के, इनको रेड और ग्रीन से कर रखा है, और फिर फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीज़न, जिससे कि 8 स्पोर्स बन जाते हैं। अब ये एस्कस मदर सेल से क्या बन गई है, एसआई। मैं बिकॉज जब हम जेनरा पढ़ेंगे तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको फिर एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि क्या होता है। मेल एस्कोगोनियम है, एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से एस्कोगोनियम के अंदर उसका न्यूक्लियस चला जाता है, डाइकैरियोफेस स्टार्ट हो जाता है। अब जब जो डाइकैरियोटिक सेल से हाइफे बनते हैं वो कहलाते हैं एस्कोजीनस हाइफे। ओके, एस्कोजीनस हाइफे की जो अल्टीमेट टॉप सेल होती है वो इलोंगेट हो जाती है, उसके अंदर दोनों जो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और जो पैन अल्टीमेट सेल है, पैन अल्टीमेट सेल मतलब जो एपिकल सेल के नेक्स्ट वाली, जैसे ये क्रोजियर बन गया, क्रोजियर के बाद जो ऊपर वाली सेल है उसके अंदर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2n बन गया। 2n के बाद ये सेल से पहला फ्यूज़न हो गया, मतलब अब डिप्लॉइड डाइकैरियोटिक फेज ख़त्म हो गया। ये जो डिप्लॉइड सेल है ये कहलाती है एस्कस मदर सेल, बिकॉज इससे अब क्या बनेगा, एस्कस बनेगा या एसआई बनेंगे। दैट मीन्स अब ये मियोसिस अंडरग्रो करती है, पहले 4 न्यूक्लियस बनते हैं और फिर उसके बाद 8 बन जाते हैं। तो जब भी आप एस्कस बनाएंगे, उसके अंदर एस्कोस्पोज बनाएंगे, तो आपको अलग अलग न्यूक्लियर डिनोट करने हैं, 4 मेल और 4 फीमेल की। ओके, ये पूरा है आपका क्रोजियर फॉर्मेशन और किस तरह से एस्कोस्पोज बनते हैं। चलिए इसको हम पढ़ भी लेते हैं। द 2 न्यूक्लियाई इन द हुक्ड सेल undergo simultaneous mitosis to form spindles originated more or less vertically and parallel to one another, so that 2 of the daughter nuclei, one from each spindle, are close to one another at the band of the hook। मतलब जैसे कि हुक बैंड हो रहा है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो कर रखा है, वहाँ पर दोनों आपस में पास पास आ जाती हैं। One of the 2 nuclei is located at the tip and the other nucleus is near the basal septum of the hook। Okay, thus by the formation of septa, tip and basal cells have single nucleus। देखिए अब यहाँ पर है ना, ये टिप एंड, ये तो स्टॉक सेल हो गई, और टिप सेल, टिप मीन्स जो एपिकल सेल है उसमें भी सिंगल न्यूक्लियस है, और स्टॉक सेल है या बेसल सेल में भी सिंगल न्यूक्लियस है। ओके, तो द टिप एंड द बेसल सेल हैव द सिंगल न्यूक्लियस एंड द सेल कंटेन्स, और जो बाकी हुक सेल है जो कि कर्व हो गई है वो उसके अंदर या क्रोजियर है, इट कंटेन्स 2 डॉटर न्यूक्लियाई। The 2 nuclei in the hooked cell undergo simultaneous mitosis to form spindles originated more or less vertically and parallel
ओके नाउ द उसकी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके टू फॉर्म तो वन ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट द टिप, ये रिवीजन हो रहा है। दस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टर टिप एंड द बेसल सेल्स हैव सिंगल द बाई न्यूक्लिएट हुक सेल इज कॉल्ड एस्कस मदर सेल। ये बाकी के जो रिपीट हो रहे हैं तो ये मैंने सोच रही थी कि क्या ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ओके अब आप इतना समझे कि जो बाई न्यूक्लिएट हुक्ड सेल है वो कहलाती है एस्कस मदर सेल, और उसी या फिर वो कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉइड के बाद वो कहलाती है एस्कस मदर सेल। ओके तो fusion occurs within the ascus mother cell which develop into ascus. The diploid fused nuclear zygote within the ascus mother cell develops meiotically first to form 4 haploid nuclei which once undergo mitosis and form the 8 nuclei। और इस तरह से एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको कौन कौन सी टर्म्स याद करनी है? आपको याद करना है एस्कोजिनस हाइफा कैसे बनते हैं, फिर एस्कोजिनस हाइफा से क्रूजियर फॉर्मेशन, एस्कस मदर सेल, एसआई एंड एस्कोस्पोर्स, ये इसकी पूरी स्टोरी है। ओके चलिए अब इसके अंदर अब बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडी कहाँ से डेवलप हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में एक जनरल चीज़ है, लाइक लोअर एस्कोमाइसिटीज़ में एसआई है प्रोड्यूस नेकेडली, मतलब उनमें पैरिडियम नहीं होता, जैसे टेफ्राइना आपके कोर्स में भी है वो हम स्टडी करेंगे। देन अलग होता है एसआई आर जनरली प्रोड्यूस्ड विद इन द फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम एस्कोकार्प कहते हैं, ओके वो क्लिस्टोथ्रीशियम हो सकता है क्लोज टाइप का, फ्लाश शेप हो सकता है पेरीथीशियम का, या सॉसर शेप्ड हो सकता है एपोथीशियम टाइप का। इसका आपका एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ये अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं और ये किस तरह से बनती हैं। ओके तो जो एस्कोकार्प हैं, अब सबसे पहले चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें बन रही हैं ना, जो एस्कोजिनस हाइफे बने आपके, फिर एस्कोजिनस हाइफे से आपके क्या बने, एस्कस मदर सेल बनी, एसआई बनी, या और ये सारे के ये ऐसे तो है नहीं सिर्फ एक बन रहा है, बहुत सारे एस्कोजिनस हाइफे और बहुत सारे एस्को मदर सेल और एसआई, तो ये बहुत एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा एक पेरिडियम में क्लोज रहता है। ये क्लोज स्ट्रक्चर ही बस क्या होता है, एस्कोकार्प होता है या फ्रूटिंग बॉडी होती है। ओके और ये क्लोज स्ट्रक्चर या फिर पेरिडियम जो कि अलग अलग शेप की हो सकती है वही फ्रूटिंग बॉडी होती है। उस फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प के अंदर क्या क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस पे एस्कोजिनस हाइफे होते हैं, एसआई होती हैं, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका एस्कोकार्प कहलाता है। ओके या इसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। चलिए अब हम डिफरेंट एस्कोस्पोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिस्टोथीशियम की। यदि क्लिस्टोथीशियम की हम बात करें तो जो क्लिस्टोथीशियम है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, जैसे कम्प्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं। फिर है पेरीथीशियम यदि हम बात करें तो पेरीथीशियम का जो शेप है वो आप देख सकते हैं कि राउंड फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये उसकी जो ओस्टियोल है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे पैराफाइसिस लगे रहते हैं, नीचे आप देख रहे हैं एसआई या एस्कोस्पोर्स हैं। उसके बाद एपोथीशियम ओपन कप शेप्ड या सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और कई बार ये स्यूडोथीशियम भी बन जाता है, जो कि मतलब स्यूडोथीशियम जो कि एक मतलब बिल्कुल अलग तरह का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर पैराफाइसिस कई मतलब इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ओके तो ये आपकी अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज़ हो गई हैं। जब आप जेनेरा पढ़ेंगे अलग अलग तब इसके अंदर आपको डिटेल में आप स्टडी करेंगे कि कौन से चीज़ किसके अंदर पाई जाती है और उसकी क्या स्टडी है। इसके बाद यदि हम ये तो हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके अब इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया भी देखिए आप अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोनिडिया हैं, जैसे एस्परजिलस का अलग है, पेनिसिलियम का अलग है। तो ये अलग अलग जो होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से होता है। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ जो बनती हैं वो सिनेमा हो सकता है, स्पोरोडोकियम है, पिक्नीडियम है, एसरवुलस है, उनके स्ट्रक्चर दे रखा है। सिनेमा कैसा होता है, स्पोरोडोकियम कैसा होता है, पिक्नीडियम है, एसरवुलस है। इनकी भी हम डिटेल में जो भी आपके जेनरा हैं उनके स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको नाम पता होना चाहिए कि डिफरेंट सेक्सुअल बॉडीज़ कौन सी होती हैं और एसेक्सुअल बॉडीज़ भी आपको कौन कौन सी इसके अंदर मिल सकती हैं। ओके इसके अलावा कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो है आपके क्लिस्टोथीशियम के अंदर कई बार क्या होते हैं, ये अपेंडेजेस होते हैं बाहर। तो
तो ये जो अपेंडेजेस होते हैं इनसे हमें क्या होता है पहचानने में, और इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मल्टी एसाई क्लिस्टोथीशियम हो सकता है। मल्टी एसाई मतलब उस क्लिस्टोथीशियम में बहुत सारी एसाई प्रेजेंट हैं। अब ये देखिए क्लिस्टोथीशियम है क्लोज्ड, उसके अंदर बाहर अपेंडेजेस देखिए कैसा है, ये बल्बस अपेंडेजेस मतलब नीचे से फूला हुआ है और फिर नीडल है। ये पाया जाता है मलबेरी पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। तो आप इसको, या ये फाइलेक्टीनिया का करैक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप देखेंगे क्लिस्टोथीशियम है, क्लिस्टोथीशियम बल्बस है अपेंडेजेस, दैट मीन्स वो क्या है फाइलेक्टीनिया है। नेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए माइसिलॉइड अपेंडेजेस है ना, पूरा माइसीलियम जैसे ब्रांच हो रहा है नेक्स्ट के अंदर। तो ये माइसीलियम वाले बनते हैं इरिसाइफे के अंदर बनते हैं। दैट मीन्स यदि माइसिलॉइड अपेंडेजेस हैं तो वो आपकी फंगस क्या है इरिसाइफे हैं। या मल्टी एसाई होता है मतलब जबकि बहुत सारे एसाई क्लिस्टोथीशियम के अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक लाइक और सर्सिनॉइड टाइप। हुक लाइक मतलब देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है अपेंडेज और ऐसे कर्व हो रखा है, मतलब हुक बन रहा है इसका। दैट मीन्स ये हुक शेप्ड हो गया। तो ये हुक शेप्ड जो बन रहा है वो बनता है अनसीन्यूला निकेटर के अंदर, जो कि ग्रेप वाइन के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ फैलाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्लिस्टोथीशियम में अलग अलग अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं और उनके हिसाब से उनकी शेप को, क्योंकि क्लिस्टोथीशियम का आप तो सेम नज़र आएगा, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये जो अलग अलग अपेंडेजेस हैं इनके हिसाब से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं माइसिलॉइड अपेंडेजेस हैं ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। ये भी इंटरेस्टिंग है। डाइकोट देखिए ये जो है अपेंडेजेस ये ऊपर जाके डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो गए हैं। ये आपको पोडोस्फेरा के अंदर मिलते हैं। तो ये एक जनरल अकाउंट था इसके अंदर किस तरह से एस्कोकार्प बनता है, कौन कौन तरह के एस्कोकार्प प्रेजेंट रहते हैं और बनता किस तरह से है, वो उसका एक सिंपल मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब हम जनरल स्टडी करें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि एस्कस मदर सेल कहाँ से बन गई, एस्कोजेनस हाइफे क्या होता है। तो एक सिंपल एक लाइन टू लाइन एक प्रोसीजर है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।